नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान और एक समस्या बहुत ज्यादा आ रही थी। यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में जो राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों ने सिलेबस तो एनसीईआरटी बेस्ड रख दिया, लेकिन वहां जो किताबें छपी हैं वो कहीं ना कहीं अध्याय के नंबर वहां पर अलग अलग हैं, लेसन के नंबर वहां पर अलग अलग हैं। इसलिए उन लेसन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे, अरे सर ये लेसन तो हमारे यहां है ही नहीं। इसलिए आज से हम ये लेसन वाली समस्या समाप्त कर रहे हैं। अब हम आपको लेसन का नंबर नहीं बताएंगे, सीधा सीधा हम टॉपिक बताएंगे और टॉपिक के भाग बताते जाएंगे, कौन कौन सा भाग चल रहा है। तो आज हम लोग जो प्रारंभ करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब देखिए, आप लोग देखिए कि मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से सहायक होते हैं या किस प्रकार से हानिकारक होते हैं। हानिकारक के लिए तो हम अलग से ही पढ़ेंगे रोगों के बारे में, लेकिन यहां केवल हम उन सूक्ष्म जीवों को देखेंगे जो मानव के कल्याण के लिए कार्य करते हैं या मानव के जीवन को सही राह पर या विकास पर लाने के लिए लगातार कार्य करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें दो चीजें आई। एक तो सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा, बहुत छोटा, जो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता हो, यानी कि उसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती हो। सामान्यतः हम उसको देख ना पाते हो, तब उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म, यानी कि छोटा। और जीव आप लोग जानते ही हैं, जीव यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जंतु जिनमें जीवन पाया जाता है, उनकी एक जीवन की आयु होती है, उनको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। चलिए, तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो मानव के कल्याण में भाग लेते हैं या मानव के जीवन को विकास के पथ पर ले जाते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन यहां पर हम लोग करेंगे। अब इन सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से पहले इनका हमें विभाजन करना पड़ेगा, इनको बांटना पड़ेगा। तो इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले वो जीव जो घरेलू उत्पाद उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अब आप कहेंगे, ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो घरेलू उत्पाद उत्पन्न करने में सहायक होते हैं? बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? वो उत्पाद उत्पन्न करने में हमारी मदद करते हैं। वो कौन से होते हैं? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, दही का उदाहरण हम लोग लेते हैं कि दही कैसे बनता है, दही को हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि दूध में हम क्या करते हैं? थोड़ा सा दही मिला देते हैं। क्या करते हैं? दूध में हम थोड़ा सा दही मिला देते हैं, जिससे दही बन जाता है। ग्रामीण स्तर पर भाई अगर किसी से आप पूछिए तो वो यही बताएगा कि दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं और सारा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हम क्या हैं? हम विज्ञान के स्टूडेंट हैं। विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते हम इस तरीके से नहीं बता सकते हैं। हमें उन सारी चीजों को बताना पड़ेगा, उन सारी चीजों को समझाना पड़ेगा जिनके माध्यम से दूध से दही बनता है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या होता है इसमें एक जीवाणु होता है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है तथा कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु भी होते हैं जो दूध को दही बनाने में सहायक होते हैं या दूध से दही बनाने का कार्य करते हैं।
इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या शॉर्ट में इसको बोल देते हैं लैब। लैब का अर्थ क्या हुआ? एल मतलब लैक्टिक, ए का मतलब एसिड, बी का मतलब बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु मिलकर क्या करते हैं? जब ये दूध में मिलते हैं तो अपनी संख्या को, जब ये थोड़ा सा दही, जो हम थोड़ा सा दही डालते हैं, उस दही को क्या कहते हैं? आरंभक कहते हैं, या क्रिया को प्रारंभ करने वाला कहते हैं। और इस छोटे सी मात्रा में, जिसमें कि लाखों की संख्या में ये बैक्टीरिया जीवाणु पाए जाते हैं, इन जीवाणुओं से क्या होता है? ये जीवाणु अपने आप में तेजी से वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के साथ बहुत सारी संख्या इनकी करोड़ों में हो जाती है। और जब करोड़ों में इनकी संख्या हो जाती है, तब ये क्या कार्य करते हैं? ये दूध में उत्पन्न या दूध में मौजूद प्रोटीन को, क्या कहते हैं? दूध की प्रोटीन को याद करिए, दूध की प्रोटीन को कहते हैं केसीन। यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और मिला कि दूध की प्रोटीन का नाम क्या है? केसीन। केसीन नामक प्रोटीन को स्कंदित कर देते हैं, और स्कंदित होने के पश्चात ये प्रोटीन परिवर्तित हो जाती है, दही बन जाती है, या दही में अपना दूध को दही में रूपांतरित कर देती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आके बताइए। चलिए इसको देख लेते हैं कि दूध में, जैसे हमने आपको बताया, केसीन प्रोटीन पाया जाता है, इसी तरीके से दूध में उपस्थित जो शर्करा होती है उसको क्या कहते हैं? दूध में कई बार ये पीसीएस में भी पूछा जाता है, इंटर लेवल पर भी पूछा जाता है, और नीट में भी पूछा जाता है। ये साधारण तौर के क्वेश्चन होते हैं, और इन साधारण तौर के क्वेश्चंस को हमेशा सही करना चाहिए। इसको कहते हैं लैक्टोज। दूध में उत्पन्न होने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं, और इसकी प्रोटीन को क्या कहते हैं? केसीन कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस केसीन प्रोटीन को जब ये बैक्टीरिया स्कंदित कर देते हैं, तब वो स्कंदन के फलस्वरूप वो प्रोटीन परिवर्तित हो जाती है, और सारा का सारा दूध दही में बन जाता है। अब आपको एक चीज और जान लेनी चाहिए, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दूध से दही बनते समय, जब दूध से दही बन रहा है, तब उसमें क्या होता है? विटामिन B12 की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। B12 की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, और B12 क्या है? ये विटामिन B12 है क्या? यह रक्त उत्पादन को बढ़ाता है, यानी कि रक्त के उत्पादन को यह बढ़ा देता है विटामिन। और जब ये B12 की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन में ये हम लोगों ने बताया है, लेकिन फिर भी अगर नहीं याद है तो इसका रिवीजन कर लीजिए कि विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। तो दूध की अपेक्षा दही ज्यादा लाभदायक होता है। उसमें B12 की, दूध में जितनी पोषक तत्व होते हैं वो तो दही में होते ही हैं, लेकिन दही में B12 की मात्रा बढ़ जाती है, और इस मात्रा के बढ़ जाने से दही को ज्यादा पोषक माना जाता है। आप देख लीजिए, मार्केट में जाके देख लीजिए कि दूध जिस रेट में मिलता है उससे महंगा आपको दही मिलता है। दही जितना महंगा मिलता है उससे ज्यादा घी महंगा मिलता है।
तो निश्चित तौर से जब वो महंगा होता जा रहा है तो निश्चित तौर से वो अच्छा होता जा रहा है, यानी कि उसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती जा रही है। यहां खैर हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यहां पर सीधे चलते हैं कि हो क्या रहा है। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु तथा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के माध्यम से ये क्रिया संपन्न होती है, और इस क्रिया में दो स्थितियां हैं। इस क्रिया में एक जो तत्व है वो अपना रूप का परिवर्तन कर ले रहा है, जो कि प्राचीन काल से ही हमारे भोजन का महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे यहां प्राचीन काल में आप देखिए, जब हम लोग कृष्ण लीला या कृष्णकालीन युग की बात करते हैं, तब भी वहां पर मक्खन का, माखन का और इसका जिक्र बहुत सारा मिलता है। यानी कि प्राचीन काल से ही संस्कृति में लोग जानते थे कि किस प्रकार दूध से दही बनाया जाता है। अब दूध से दही कैसे बनता है ये हम लोगों ने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज सूक्ष्म जीवों के बारे में समझ लीजिए कि सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, और दूसरे ये सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। ये हवा में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, जीवों के अंदर पाए जाते, पेड़ों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव देख लिए। अब हम लोग इसका दूसरा उत्पाद देख लेते हैं, डोसा व इडली। डोसा इडली में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस तथा प्लूकोनास्टस नामक जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है इनमें। और इसमें कौन सी क्रिया होती है, इसमें किण्वन की क्रिया होती है। इस किण्वन की क्रिया को फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। इस फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से क्या होता है, इसमें CO2 गैस बनती है। CO2 गैस बनने से क्या होता है, आटा फूल जाता है। आटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है, उसको ध्यान कर लीजिए कि इडली, डोसा तथा ब्रेड में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं या छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, वो क्यों पाए जाते हैं, उसका क्या कारण है। तो उसका कारण सीधा सा है, वो CO2 गैस की वजह से होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो छिद्र पाए जाते हैं। अब इसमें इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तीसरा उत्पाद हम लोग देख लेते हैं। तीसरा उत्पाद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेड। ब्रेड में होता क्या है, ब्रेड गेहूं के आटे को गूंथ कर उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट आप समझ रहे हैं, ईस्ट क्या हुआ, ईस्ट जिसे खमीर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खमीर बोला जाता है। और इसे, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वो वैज्ञानिक नाम है इसका सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस। क्या, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इस का प्रयोग करके उसमें खमीर बनाया जाता है, या उस आटे में ईस्ट को मिलाकर रख दिया जाता है और एक रात उसको रखा रहने दिया जाता है। इसके पश्चात वो आटा ऐसा हो जाता है जिससे कि वो क्या होता है, ब्रेड बनाने के लिए लाभदायक होता है या ब्रेड बनाने के लिए उपयुक्त तो होता है। ईस्ट में जो किण्वन की क्रिया होती है उसके लिए एक एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम हमेशा याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि किण्वन क्रिया के लिए प्रयोग होने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। कौन सा एंजाइम है, जाइमेज। चलिए, अब ये घरेलू उपयोग तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम लोग चलते हैं कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग या उपयोग औद्योगिक स्तर पर किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से ये सूक्ष्म जीव हमारे
जीवन को लाभदायक बनाने के लिए लगे रहते हैं, या उनको पता भी नहीं रहता है और वो हमारे जीवन के हित के लिए लगे भी रहते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले औद्योगिक उत्पाद में हम लोग देखते हैं जिसको पहले हम लोग जिसको कहते हैं फ्रेगमेंटेड पेय या किण्वित पेय। ये कौन कौन से होते हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। इनमें आते हैं सबसे पहले एल्कोहलिक पदार्थ। एल्कोहलिक पदार्थ में होता क्या है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फलों में किण्वन की प्रक्रिया कराई जाती है ईस्ट के माध्यम से, जिससे ये उत्पाद बनते हैं। या गन्ने में ये प्रक्रिया कराई जाती है। गन्ने को तो छोड़िए, पहाड़ों पर मैंने कई जगह देखा है कि लोग बासे खाने में या चावल से भी, या वहां की कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनमें इस ईस्ट का प्रयोग करके वहां शराब बना लेते हैं। तो ये ईस्ट का प्रयोग करके एल्कोहलिक पदार्थ कैसे बनाए जाते हैं, इसको आप देख लीजिए कि फलों के समूह में या फलों के उत्पाद से, या फलों को एक जगह रखकर उसमें ईस्ट को डाला जाता है, ईस्ट का प्रयोग कराया जाता है, जिससे उसमें क्या होता है, उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। और किण्वन की जब प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ये ईस्ट अपने आप में बढ़ते चले जाते हैं और बहुत सारी संख्या में ये बढ़ जाते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं तब ये क्या करते हैं, ये एथेनॉल पदार्थ का, एथेनॉल नामक एक रासायनिक पदार्थ का को उत्पन्न करते हैं। जब ये रासायनिक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है तब उसे दो तरीके से प्राप्त किया जाता है। कैसे, एक तो आसवन के द्वारा, ये विधि है, कौन सी, आसवन विधि, और बिना आसवन के, बगैर आसवन के भी कुछ प्रयोग, कुछ चीजें प्राप्त की जाती हैं, कुछ आसवन से प्राप्त की जाती हैं। तो जो बिना आसवन से प्राप्त की जाती हैं उनमें कौन कौन सी चीजें हैं, उनमें है बियर है, वाइन है, और आसवन के द्वारा जो प्राप्त होती हैं उनमें क्या होता है, विस्की है, रम है, ब्रांडी है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से अब ये ईस्ट क्या है, एक जीव है। इस जीव के माध्यम से बहुत सारे जीव बनते हैं और इन जीवों के माध्यम से किण्वन की प्रक्रिया होती है, और किण्वन की प्रक्रिया के पश्चात एथेनॉल नामक पदार्थ रासायनिक पेय निकलता है। उस रासायनिक पेय से वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। चलिए इसके अतिरिक्त तो और भी देख लेते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें दूसरा जो आता है उसको हम कहते हैं, औद्योगिक उत्पाद में दूसरा जो आता है वो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। इसका प्रयोग दवाओं के रूप में बहुत सारे किया जाता है। मानव के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों के सुधार के लिए या रोगों के उपचार के लिए इन एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रयोग किया जाता है। और ये एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं ये कैसे बनती हैं, ये सूक्ष्म जीवों से बनती हैं, सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती हैं, इन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही बनाई जाती हैं। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसा पदार्थ जो दूसरे जीवों के जीवन को समाप्त करने के लिए होता है, हमारे शरीर में उपस्थित हानिकारक जीवों के जीवन के विरुद्ध ये कार्य करता है। यानी कि जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए वो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं जो आपके शरीर को तो उतना हानि नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन उस जीव से जिसके माध्यम से वो रोग हो रहा है उसको वो समाप्त कर देती हैं। कई बार इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन यहां उन साइड इफेक्ट को हमें नहीं पढ़ना है। हम सीधे सीधे पढ़ते हैं क्या कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से एंटीबायोटिक को कैसे प्रयोग किया जाता है या कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक्स, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी।
तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी उसको कहते हैं पेनिसिलिन। क्या कहते हैं? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो यहां दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है और दूसरा उसे किसने खोजा। तो पेनिसिलिन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन दोनों को हम लोग याद रखेंगे। अब सीधा चलते हैं कि इस जो उसको प्राप्त किया था, एक किस चीज से उन्होंने प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे कवक से प्राप्त किया था, जिसका नाम था पेनिसिलियम नाइट्रेटम। पेनिसिलियम नाइट्रेटम एक कवक है, उससे इन्होंने प्राप्त किया था। अब हम लोग देखते हैं कि एंटीबायोटिक कितने प्रकार की होती है, कैसे चलती है, कैसे काम करती है, ये सब हम कल अगले वीडियो में बनाएंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोगों को भी पढ़ने में समस्याएं आती हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, उसे शेयर करिए। और हाँ, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन सेक्शन पर। क्वेश्चन सेक्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दूध से, पहला क्वेश्चन है, दूध से जब दही बनता है तो किस जीवाणु के कारण बनता है, उस जीवाणु का नाम बताइए। नंबर दूसरा है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन कहां पाई जाती है? नंबर 3, दूध से दही बनने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? और अगला क्वेश्चन है कि इडली डोसा ब्रेड में जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, वो छेद किस कारण से पाए जाते हैं? चलिए, इसका विस्तार हम आगे कल करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।